हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो अपना बायोलॉजी का हमने जनन तंत्र कंप्लीट कर लिया था। आज हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अवस्था परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन, अवस्था किसकी अवस्था में परिवर्तन होगा भाई? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, किसकी अवस्था में परिवर्तन होगा? सिर्फ पदार्थों की अवस्था में ही परिवर्तन होगा भाई। तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन। तो या तो पदार्थ की ठोस अवस्था होती है, ठोस से वो किस में बदल सकता है? द्रव में। द्रव से किस में बदल सकता है? गैस में। गैस से किस में बदल सकता है? द्रव में। और द्रव से किस में बदल सकता है? ठोस में। एक और होता है ठोस से द्रव, ठोस से गैस और गैस से ठोस। तो इसको ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? बताइए। इसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण या वाष्पन। इसको बोलते हैं संघनन। इसको बोलते हैं हिमनन। इसको बोलते हैं उदरवपातन। और इसको बोलते हैं निक्षालन। सबसे आसान आपको दिया है, वो आप बताओ। टप टप में ठोस से द्रव कोई चीज बनेगी तो उसे क्या बोलेंगे? द्रवीकरण। ठीक है। ठोस से द्रव द्रवीकरण, द्रव से गैस वाष्पीकरण, गैस से द्रव संघनन, द्रव से ठोस हिमनन, ठोस से गैस उदरपातन, गैस से ठोस निक्षालन। ठीक है। ये पदार्थ की अवस्थाएं होती है। तो इन अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, क्योंकि ठोस से जब द्रव हुआ है तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, द्रव से गैस में परिवर्तन हो गया, अवस्था की परिवर्तन हुई है पदार्थ की। तो इन अवस्था परिवर्तन का ही हम क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। दूसरा, गुप्त ऊष्मा। गुप्त का मतलब छुपी हुई, छुपी हुई ऊष्मा, यानी कि अपने को वो दिखाई नहीं देती लेकिन ऊष्मा होती है, वही होती है गुप्त ऊष्मा। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या कहना चाह रहा है कि पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, कौन से पदार्थ? ठोस है, द्रव है, गैस है। कोई पदार्थ ठोस से द्रव बनता है, द्रव से गैस बनता है। तो उसकी कौन सी कोई भी पदार्थ, रैंडमली कोई भी आप पदार्थ ले लो, वो ठोस अवस्था में है तो उसे आप द्रव अवस्था में बनाओगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, पदार्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद में उसी पदार्थ को आप द्रव से गैस बनाओगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। उसी पदार्थ को गैस से द्रव बनाओगे, उसी को द्रव से ठोस बनाओगे तो ये अवस्था परिवर्तन हुआ है। और सीधी सी बात है, बिना मतलब बिना मतलब के कोई काम नहीं होता। किसी ना किसी काम करने के लिए सामने से इनपुट देना पड़ता है, तभी अपने को आउटपुट प्राप्त होता है। तो हमें इन अवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। जो ऊष्मा हमें दिखाई नहीं देती वही ऊष्मा होती है गुप्त ऊष्मा। यहां पर आप ताप को रखोगे स्थिर, टेम्परेचर को क्या रखोगे? स्थिर रखोगे। चलिए, अब आपको समझ में आ गया कि हमें पढ़ना क्या है। अब मैं आपको मोटी मोटी सारी बातें बता देता हूं जो मैंने बहुत बार आपको फिजिक्स में करवा दी है, बहुत बार करवा दी। क्योंकि मैंने जब क्लास शुरू की थी ना, फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया था, मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि मैं हर एक शब्द को डिटेल में पढ़ाता हूं, ताकि दोबारा अगर आपको पढ़ना पड़े तो आपको परेशानी न हो। दोबारा अगर आपको पढ़ना पड़े ना तो परेशानी न हो। ठीक है। तो करते हैं शुरू। अवस्था परिवर्तन व गुप्त ऊष्मा। तो पहले देखें अवस्था परिवर्तन। किसी पदार्थ का एक निश्चित ताप, एक निश्चित ताप क्या होगा? यहां पर निश्चित होगा। ताप हमेशा निश्चित रहेगा, फिक्स होगा। चाहे वो 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, वो उसका टेम्परेचर क्या होगा? निश्चित होगा। निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना। यानी कि कोई भी पदार्थ है उसे ठोस से आप द्रव में बदलोगे। किस में बदलोगे? द्रव में बदलोगे। तो यहां पर जो ठोस का ताप है वो और द्रव का जो ताप है वो दोनों क्या रहेंगे? समान रहेंगे। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो समझो इस बात को। जैसे आपने जल को उबाला, जल को क्या किया? उबाला। तो जल का उबलने का टेम्परेचर कितना होता है?
100 डिग्री। और वही वाष्प का टेम्परेचर भी कितना होता है? वाष्प का टेम्परेचर भी कितना होता है? 100 डिग्री। दोनों का टेम्परेचर सेम, लेकिन अवस्था क्या हुई? ये द्रवीय अवस्था है और ये गैसीय। तो निश्चितता पर पदार्थ का दूसरी अवस्था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है। जब किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो रही होती है, यानी कि पदार्थ की जब अवस्था में बदलाव हो रहा होता है, या वो ठोस से द्रव में जा रहा है, या द्रव से ठोस में आ रहा है, चाहे वो द्रव से गैसीय अवस्था में जा रहा है, चाहे गैसीय से द्रवीय अवस्था में आ रहा है, अब जब अवस्था परिवर्तन हो रही है ना, उस टाइम पदार्थ के तापमान में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो वो ऊष्मा उसके अवस्था परिवर्तन में लग रही है, ना कि टेम्परेचर कम ज्यादा। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है? स्थिर, और अवस्था परिवर्तन, जो ऊष्मा होती है वो अवस्था परिवर्तन में लग जाती है। जो ऊष्मा होती है वो कहां पर लग जाती है? अवस्था परिवर्तन में। ठीक है, तो सीधी सी बात है। अब मैं आपको एक बार छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं, उस डायग्राम से आपको समझ में शायद चीजें और क्लियर हो जाए। चलो मैं समझाने का प्रयास करता हूं, देखना आप कैसे। जैसे मान लीजिए ये उबलता हुआ जल है, उबलता जल कितने डिग्री पर उबल रहा है? 100 डिग्री पर। ठीक है, इसको मैं और उष्मा दे रहा हूं, और उष्मा दे रहा हूं, और उष्मा दे रहा हूं। अब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही है, इसमें बदलाव नहीं होगा। अब ये किस में बदलेगा? वाष्प में बदलेगा। किसमें बदलेगा? वाष्प में। और वाष्प का टेम्परेचर भी कितना होता है? 100 डिग्री। ठीक है, तो अब ये ऊष्मा किस में बदल रही है? टेम्परेचर में न बदलकर अवस्था परिवर्तन में उपयोग हो रही है। किसमें उपयोग हो रही है? अवस्था परिवर्तन में उपयोग हो रही है। ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है, अतः पदार्थ के अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा नहीं बदलती। तो पदार्थ के जो अणु है, यानी कि जल के जो अणु है, इनकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन नहीं होता, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन पदार्थ की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, पदार्थ के अणुओं की जो आंतरिक स्थितिज ऊर्जा होती है वो बदल जाती है। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है। तो इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है, गतिज ऊर्जा नहीं बदलती, स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूं। अब गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार कहा। ठीक है, अब फटाफट बता देता हूं, सीधी सी बात है, किसी निश्चित ताप पर। अब यहां पर मैंने आपको पहले बोला कि हर जगह निश्चित ताप शब्द का उपयोग होगा, वो होगा। ठीक है, क्या होगा? निश्चित ताप। इस तो गर्मी बहुत पड़ रही है, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड करते टाइम ना कूलर पंखा बंद रखना पड़ता है। चलिए, गलनांक निश्चित ताप, ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में। यहां पर अपने पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो पानी की ठोस अवस्था क्या होती है? बर्फ। क्या होती है? बर्फ। बर्फ से क्या बनता है? पानी। बर्फ से पानी बना। तो जब बर्फ को आपने टेम्परेचर दिया, बर्फ को आपने ताप दिया, बर्फ को आपने उष्मा दी, तो बर्फ किस टेम्परेचर पर आकर पानी में बदलना शुरू हुई, वो ही उसका क्या हो गया? उस टेम्परेचर का मान हो गया उसका गलनांक। तो निश्चित ताप पर, क्योंकि कोई ना कोई टेम्परेचर तो आएगा, वहां पर ये ताप क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जब बर्फ पानी में बदल रही होगी ना, उस टाइम टेम्परेचर नहीं बदलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो निश्चित ताप पर ठोस का द्रव अवस्था में बदलना, कोई भी पदार्थ है उसका ठोस से वो द्रव अवस्था में बदल रही है, ठीक है, तो वो होता है क्या? गलनांक। और वो ताप का जो, ये ताप का जो मात्रा होती है या जो ताप का मान होता है, वो क्या होता है? गलनांक। अब गलनांक का प्रभाव, गलनांक पर किस किस का प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक पर अपने दाब का प्रभाव देखें तो कहता है कि वे पदार्थ जो पिघलने पर क्या होते हैं? संकुचित होते हैं। वे पदार्थ जो पिघलने पर क्या होते हैं? संकुचित होते हैं। क्या होते हैं? संकुचित होते हैं। तो उन पदार्थों पर दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या हो जाता है? कम। अगर कोई पदार्थ है ना, गर्म करने पर या पिघलने पर संकुचित हो रहा है, तो उसका अगर आप दाब बढ़ाओगे, उसका अगर आप दाब बढ़ाओगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एग्जाम्पल बर्फ, ढलवा लोहा, विस्मित, इन तीनों के एग्जाम्पल है।
और कुछ पदार्थ वे पदार्थ जो पिघलने पर क्या होते हैं, प्रसारित होते हैं। पिघलने पर क्या होते हैं, प्रसारित का मतलब फैलते हैं। पिघलने पर क्या होते हैं, फैलते। जैसे इसका पानी है, ठीक है, पानी इसका एग्जांपल है प्रसारित होने का। फैलते हैं, उन पर दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर क्या होगा, गलनांक भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दाब भी क्या होगा आपका, सॉरी, दाब बढ़ाओगे तो आपका गलनांक भी बढ़ेगा। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है इन दो बातों से कि गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव है। गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव है, तो आप ये बात बोलोगे कि अगर किसी पदार्थ पर, वे पदार्थ जो गलने पर या पिघलने पर संकुचित होते हैं, क्योंकि पदार्थ की तो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है ना, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो गलने पर संकुचित होंगे, सिकुड़ेंगे। अगर ऐसे पदार्थ हैं, उन पर अगर आप दाब लगाओगे, उन पर अगर आप प्रेशर लगाओगे, तो उनका जो गलनांक होगा वो क्या होगा, कम होगा। गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पिघलने पर फैलते हैं, पिघलने पर क्या होगा, प्रसारित का मतलब होता है फैलना, ठीक है, प्रसारित होने पर फैलते हैं, उन पर अगर आप दाब लगाओगे तो ज्यादा दाब लगाने पर उसका गलनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात है अशुद्धि का प्रभाव। गर्मियों का मौसम चल रहा है, ठीक है, और अब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या होता है, कम होता है। अगर आप पदार्थ में अशुद्धि मिला दोगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा, कम। बर्फ में, जैसे एग्जांपल दिया कि बर्फ में आप नमक मिला दो, शोरा मिला दो, तो बर्फ -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। उसका गलनांक कितना हो जाएगा, -22 डिग्री। और इससे आप बोलोगे हिम मिश्रण। क्या बोलोगे, हिम मिश्रण। मैंने बहुत बार आपको हिम मिश्रण करवा दिया। तो इसका हिम मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि के निर्माण में। गांव में कुल्फी बेचने वाले आते हैं, देखा ही होगा, तो उनका जो बॉक्स होता है ना, उसके अंदर बर्फ में नमक मिलाया जाता है। क्यों, ताकि वो बर्फ जल्दी न पिघले, उसका गलनांक को कम करने के लिए। ठीक है, हिमांक। अब गलनांक और हिमांक लगभग एक जैसे होते हैं। तो निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना। गलनांक में क्या था, गलनांक में क्या हो रहा था, ठोस से द्रव बन रहा था। देखो, ठोस से द्रव, किसके, गलनांक से। अगर आप द्रव को ठोस में कन्वर्ट करते हो तो उसे बोला जाता है हिमांक। ठीक है, तो निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमांक। क्योंकि इसको अपने बोलते हैं गलन या द्रवीकरण या गलना, और इसको बोलते हैं हिमनन। बहुत बार मैंने आपको करवा दी है चीज, ठीक है। गलनांक व हिमांक बराबर होते हैं, बिल्कुल होंगे भाई, क्योंकि ठोस और द्रव, द्रव से ठोस, तो इन दोनों का मान होता है लगभग सेम। अगला है क्वथनांक। तो क्वथनांक किस पर है, गलनांक होगा ठोस से द्रवों के लिए, क्वथनांक होगा द्रव से वाष्प के लिए। तो द्रव से वाष्प की अगर जिक्र करें तो ये क्या होगा, ये होगा क्वथनांक। क्या होगा, निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में या गैस में बदलना। इस पर दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, क्वथनांक पर। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है। अगला है संघनन बिंदु। संघनन का मतलब अब क्या हो गया, चीजों को इकट्ठा करना, यानी कि उल्टी चीजें होगी, यानी कि गैस से इसमें आओगे आप, गैस से द्रव में आओगे। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना। क्वथनांक व संघनन बिंदु बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब आ जाओ वापस, वाष्प का द्रव में बदलना, तो इसे बोलते हैं संघनन। और इसका जो टेम्परेचर होता है निश्चित ताप पर, उसे बोलते हैं संघनन बिंदु। गुप्त उष्मा क्या होती है, अब देखें गुप्त उष्मा। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और नहीं तो पहले शुरुआत की क्लास में अपने स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, अब गुप्त उष्मा थोड़ा सा समझने वाला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं थोड़ा सा H2O ग्रहण कर लेता हूं। चलिए,
गुप्त ऊष्मा, वही नियत ताप पर, यानी कि निश्चित या नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, यानी कि पदार्थ है कोई ठोस, ठोस से अवस्था परिवर्तन जाएगा वो द्रव में, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब सीधी सी बात है, यहां पर ठोस से द्रव बनाओगे तो ऊष्मा लगेगी। तो अब ये ठोस से जब द्रव बना तो उसमें कितनी ऊष्मा लगी है, कितनी ऊष्मा लगी है, कितनी ऊष्मा, उस ऊष्मा की जो मात्रा है, उस ऊष्मा की जो मात्रा है वही क्या होगी, वही आपकी गुप्त ऊष्मा होगी। क्या होगी, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसका मात्रक याद रखना है। तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। कितना पदार्थ आपने कन्वर्ट किया है, यानी कि पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान, तो केजी, जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये आपको जूल पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम। गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि गलन, गलन का मतलब क्या होता है, ठोस से द्रव, यही तो गलन होता है, ठोस से द्रव बनाओगे तो उसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान, ठोस का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, यानी कि इसका कोई ना कोई मास होगा, द्रव्यमान होगा, को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वही क्या होगी, इसकी गुप्त ऊष्मा होगी या गलन की गुप्त ऊष्मा। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है, यहां पर मैं अब टेम्परेचर ले लेता हूं, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री टेम्परेचर है, 1 ग्राम बर्फ है, बर्फ का मान कितना है 1 ग्राम, 0 डिग्री पर पानी में, अब ये द्रव में बदलेगा तो पानी का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, मात्रा कितनी 1 ग्राम, बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो ऊष्मा लगी है वो कितनी कैलोरी है, 80 कैलोरी, 80 कैलोरी ऊष्मा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 80 कैलोरी क्या होगी, पानी की गुप्त ऊष्मा हो गई है, या बर्फ की गुप्त ऊष्मा हो गई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि अब इस द्रव को किसमें बदलेंगे, वाष्प। समझते जाना, क्योंकि ये चीज आपके काम आएगी। ये किसमें बदलेंगे, अब वाष्प। तो नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, जल के लिए वाष्प ऊर्जा का मान 540 कितना होगा, यहाँ पर कितना है 540, यहाँ पर कितना है 80 कैलोरी, यहाँ पर है 540 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये मान ज्यादा है या ये ज्यादा है, सर ये ज्यादा है। वेट कितना है 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम, टेम्परेचर वही, अब इसका कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इनका भी मान लो आप 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर पहले इसको लेके 0 से गर्म में, अब इसको गर्म किया 100 डिग्री तक लेके, तब तो इसके टेम्परेचर में बदलाव होगा, क्योंकि आया। अब 100 से जब ये वाष्प में बदलेगा तब इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 से 100 तक आप इसे लेके तब तो चेंज हुआ। तब किसमें चेंज हुआ, टेम्परेचर में, तो अवस्था में चेंज नहीं हुआ। लेकिन हमें क्या करना है, अवस्था में चेंज, तो टेम्परेचर को नियत करना पड़ेगा। टेम्परेचर अपने आप यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, 100 डिग्री टेम्परेचर है और 100 डिग्री वाष्प का टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो ज्यादा मान किसका है, इसका। इसी वजह से अब ध्यान से सुनना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। उबलते जल की अपेक्षा, उबलते जल की अपेक्षा, यानी कि उबलते हुए जल टेम्परेचर 100 डिग्री। ठीक है, उबलते जल का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा भाप से जलने पर, भाप का टेम्परेचर भी कितना होता है 100 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर तो दोनों का 100 डिग्री है। लेकिन आप देखना कभी, अगर आपके उबलते जल से अगर आपका हाथ जल जाए, या भाप से, उबलते जल की अपेक्षा भाप से हाथ जलने पर ज्यादा कष्ट होता है। आप कभी नोटिस करना, अगर आपको गर्म पानी में आपका हाथ चला गया उबलते हुए, तो आपको थोड़ा कम जो कष्ट होगा वो कम होगा। लेकिन भैया आपका भाप से अगर हाथ जल गया तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। क्यों, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर तो समान है, बट जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा का मान ज्यादा होता है। जल की अपेक्षा, जल की अपेक्षा, जल की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी, भाप का 500,
40 कैलोरी। तो जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा का मान ज्यादा होता है, इसीलिए हमें उबलते जल की अपेक्षा भाप की से हमें ज्यादा जलने पर ज्यादा कष्ट होता है। ये आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, शायद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका सही हो गया होगा। ये सारी बातें मैंने आपको बहुत पहले करवा दी थी, लेकिन टॉपिक में आया है तो करवा दो। अब जैसे अगला टॉपिक वाष्पीकरण आएगा, तो वो भी बहुत बार करवा दिया है, तो बस फटाफट रिवाइज करना है, कोई ज्यादा लंबी छोटी बात नहीं है। लेकिन किताब में है तो आपको एक टॉपिक का वादा किया तो मैं वो पूरा करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।